मंच पर उनका स्वागत करने से पहले एक नजर डालते हैं उनके नेतृत्व और सफर पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक ऐसे नेता जिनकी यात्रा साधारण जीवन से लेकर एक व्यापक नेतृत्व तक पहुंची है। वे 10 अगस्त 1975 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में जन्मे। सीएम हेमंत के पिता गुरुजी के नाम से मशहूर आदिवासी नेता शिबू सोरेन हैं। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और देश भर में आदिवासी और जनजातियों की सबसे मजबूत आवाज थे। सीएम हेमंत झारखंड के लोगों के दिलों में बसे अपने पिता शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 2009 में हेमंत सोरेन राज्यसभा सांसद बने, जहां उन्होंने जनजातीय अधिकारों, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाया। 2013 में उन्होंने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब तक वो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने सामाजिक न्याय, महिलाओं, किसानों और वंचित वर्गों के हित के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सरकार हजारों छात्रों को नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित कर चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में 520 बेड आदिवासी छात्रावास जैसा बड़ा शिक्षा समर्थन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी दर्जनों योजनाएं झारखंड के लोगों की जीवन आसान बना रही है। सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन को अपनाकर स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक सक्षम और सभी के लिए उपलब्ध बनाया है। युवा रोजगार, निवेश और सभी के विकास की नीतियां राज्य को नई दिशा दे रही है। हेमंत सोरेन का नेतृत्व जनता के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना रहा है। क्या है सीएम हेमंत सोरेन का झारखंड को श्रेष्ठ बनाने का विजन? न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस कर्मयोगी का, जो झारखंड को एक नई दशा और दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। स्वागत कीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, और उनसे खास बातचीत करेंगे न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल। थैंक यू सर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। जोहार सोरेन जी। धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। सोरेन जी, नवंबर 2000 झारखंड का जन्म होता है। 25 साल हो गए झारखंड को। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस मुहिम में लगे रहे कि हमने एक दिन झारखंड होगा, ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए हम बहुत सारी चेंजेस लेकर आएंगे, बहुत सारी तब्दीलियां और बदलाव लेकर आएंगे। आज 25 साल हो गए झारखंड को। जब आप इसको देखते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 54 साल के इतिहास को आप देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो विजन आप लेकर चले थे, जो चीजें आपने झारखंड के लिए सोची थी, वो कितनी कामयाब हुई और आगे आपको क्या नजर आता है कि क्या क्या करना जरूरी होगा? मैं इसमें यही कहूंगा कि ये सच है जरूर कि ये 25वां साल ये राज का हो रहा है, एक युवा झारखंड। मुझे लगता है कि अगर राज बनने के बाद से ही इस राज के प्रति संवेदनाएं दिखाई गई होती तो आज शायद कई मायने में राज में बड़े पैमाने में बदलाव देखने को मिलता। राजनीतिक अस्थिरता, सरकार की उदासीनता, कई सारी चीजें कारण रही कि आज झारखंड को जहां होना चाहिए, जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य को
स्थापित किया गया था वो उद्देश्य पूरे होने चाहिए थे, लेकिन अब हम लोग ने मोर्चा संभाला है और आप देखें कि ग्रामीण से लेकर शहरी व्यवस्थाओं में कई बड़े बदलाव झारखंड के हर वर्ग, चाहे किसान, गांव में रहने वाले लोग हों, शहर में रहने वाले लोग हों या आने वाली पीढ़ी हो, एक समावेशी विकास का एक बड़ा कदम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर के एक हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है 2050 का, जहां हम 2050 तक कई मापदंडों को एक बेहतर स्थान पर पहुंचाने का एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी, कहते हैं कि आप एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, कि आपकी कोई बहुत ज्यादा मंशा नहीं थी कि आपने राजनीति में आना है। 2009 की बात है, आपके बड़े भाई जब नहीं रहे, उसके बाद पॉलिटिक्स आपने एंटर की। कई सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, कई सारे आपने बदलाव देखे हैं यहाँ पर। एक आपके लिए बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स थे शिबू सोरेन जी, दिशोम गुरु। उन्होंने दिशा दी, राज्य को दिशा दी। आज जब 25 साल पूरे हो रहे हैं राज्य के और आप दिशोम गुरु जी को याद करते हैं, अब शिबू सोरेन जी को याद करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो चाहते थे उनमें से कितनी चीजें पूरी हुई? और अगर वही दिशोम गुरु जी की अगर आप आगे दिशा लेकर चलें तो क्या नजर आता है आपको कि आपको क्या करना होगा अगले आने वाले कुछ सालों में? ये बात सही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे। झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे आमतौर पर एक आंदोलनकारी समूह के रूप में जाना जाता है और देश में कई राज्य भी बने, कई प्रशासनिक कारणों से, कई अलग अलग, कोई भाषा के आधार पर, कोई अलग सांस्कृतिक वजहों से, लेकिन इस राज्य का सृजन एक आंदोलन की उपज है। ये क्रांतिकारी वीरों का ये राज्य भी है और राज्य के हर कोने में एक ऐसा समूह जो देश दुनिया में सबसे पिछड़े समूहों में से आते हैं, आदिवासी समूह, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई आजादी के पहले से लड़ रहा है। अंतोगत्वा आदरणीय गुरुजी जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, पार्टी के मार्गदर्शक रहे हैं और राज नहीं पूरे देश का एक ऐसा चेहरा जहां आदिवासी, गरीब, मजदूरों के प्रति उनकी संवेदनाएं किसी से छुपी नहीं है। उनके मार्गदर्शन में उनके एक लंबे इतिहास का एक हिस्सा है, जहां इस राज को पाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके नजरों से, उनके विचारों से हमने पूरे राज्य का लगभग हर क्षेत्र, हर वर्ग को समझने, जानने का प्रयास किया है और आज उस अनुभव के आधार पर आगे की लकीरें खींची जा रही है। हेमंत जी, बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप। यहाँ पर अगर बात करें तो जल, जंगल, जमीन, जानवर, वन्य प्राणी, बहुत कुछ यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है झारखंड में। और जब आप झारखंड के चुनौतियों को भी देखते हैं कि इन सबको आपको साथ साथ रखते हुए यहाँ पर तरक्की भी करनी है झारखंड की। आपने बीच में आपने ये बात भी कही थी कि एक जीवंत महापाषाण कल्चर है, ये मेगालिथिक कल्चर है जो अभी तक चलता आ रहा है। वो बहुत सारा इसका इतिहास है, बहुत कल्चर है यहाँ पर। इन सब चीजों को लेकर आपने आगे चलना है, साथ साथ ही आपने राज्य की तरक्की भी करनी है। कई बदलाव आपने लेकर आने हैं, लेकिन आपकी सीमाएं जो हैं वो भी बहुत, जिसको कहते हैं, टाइट तरीके से और बहुत ही संकीर्ण तरीके से आपके आसपास बंधी हुई हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने झारखंड को डेवलप। कमल जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि झारखंड के लोगों ने
झारखंड के विषय हो या देश के विकास की बात हो, इसमें अपना योगदान ना दिया हो। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा दो पन्ने को पलटे हैं तो आपको पता चले कि देश आजाद होने के बाद से और देश आजाद होने के पहले से भी इन क्षेत्रों में कई औद्योगिक गतिविधियां हुई हैं, चाहे खनिज संपदाओं से संबंधित हो, चाहे इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री लगाने की बात हो, देश का पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी हमारे इसी राज्य में है, और इसी राज्य में वो भी इंडस्ट्री है जो जिस इंडस्ट्री के माध्यम से देश में इंडस्ट्रियां खड़ी हुई हैं, जिसको एचईसी कहते हैं। इसी एचईसी के बदौलत पूरे देश में उद्योगें खड़ी हुई। डीवीसी जैसे संस्थाएं हमारे राज्य में आई, टाटा जैसे बड़ा समूह यहीं से जन्मा, बिरला जैसा समूह यहीं से जन्मा। एक समय इस देश को टाटा बिरला के उद्योग के नाम से भी जाना जाता था, जिनकी ओरिजिन झारखंडी है। और इसके लिए बड़े पैमाने पे हमारे राज्य की जनमानस ने अपने इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी खेती बाड़ी की जमीनों को खनिज में जाने दिया, उद्योग लगाने के नाम पर उद्योग घरानों को भी के पास जाने दिया। तो इस तरीके से कई सारे कंट्रीब्यूशंस इस राज्य के लोगों ने दिया। लेकिन समय अंतराल जो आज की स्थिति है, पुराने एक्सपीरियंस थोड़ा सा कड़वा रहा, तो आम जनमानस में कुछ शंकाएं जरूर है, जो शंकाएं हमारे लिए एक चुनौती पैदा करता है। लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि हम लोग इस राज्य के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें झारखंड की मूल भावना और आत्मा बसती है। यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ की भाषा संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का हमारे वीरों का गौरवशाली इतिहास जो हमेशा हमें प्रेरित भी करता है संघर्ष करने को। और संघर्ष किस लिए? संघर्ष अपने हक अधिकार के लिए। और हम बिल्कुल उस विरासत को अपने विचारों में रखकर अपने कार्यों को अंजाम तक देते हैं। और लोग, चूंकि इस राज्य की जनता को हम पर विश्वास है, और यही वजह है शायद कि दूसरी बार, पहली बार के अनुपात में दूसरी बार बड़े समर्थन के साथ लोगों ने हमें चुना, कि इस विश्वास के साथ कि जो यहाँ की भावनाएं हैं, यहाँ की जो एक मजबूत विरासत है, उसको हम साथ करते आगे बढ़ेंगे। और आज बिल्कुल ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने अब लकीरें खींची है वो इतनी मजबूत और इतनी गाढ़ी है कि अब थोड़ा समय आप देखेंगे आने वाला समय में एक बड़े बदलाव राज्य के ग्रामीण से लेकर शहर तक में होगा। उनगुलान 2050 आपने एक विजन लेकर आप आगे चल रहे हैं कि हमने झारखंड की तरक्की करवानी है। आपने भी बात की कि आपके कुछ कड़वे एक्सपीरियंस भी रहे इस दौरान। आपने भी बात की कि बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ आपकी सरकार फिर बनी जब इलेक्शंस हुए, 56 सीटें आपकी अलायंस की आई। उससे पहले आपको जेल जाना पड़ा,
क्या आपने सोचा था कि आपको ऐसा भी कोई दिन देखना पड़ेगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा? उस वाकया के बारे में अगर आप बताएं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सोचा आपने, और उसके बाद आकर जिस मेजॉरिटी के साथ आप वापस आए? देखिए, आज के दिन में राजनेताओं को जेल जाना नहीं जाना ये एक बहुत अजीब सा राजनीतिक बहस की स्थिति है। पूरा देश आज के राजनेताओं का जेल जाना, कोर्ट कचहरी होना, ईडी सीबीआई होना, लेकिन एक मुख्यमंत्री का जेल जाना बहुत बड़ी बात। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, आज बिल्कुल अजीब सा ये, मैं उस विषय पर बहस करना की मैं नहीं समझता हूं, उस पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अंतोगत्वा तो जनता के दरबार में सभी को जाना है। और जनता ने जब इस बात को समझना प्रारंभ किया, तो जनता जब जवाब देती है तो आप उसको फेस नहीं कर सकते जी। तो हम लोग सदैव जनता की अदालत पर हम लोगों का विश्वास है। और आज आप कितने दिनों तक एक बेगुनाह ये को आप बांध के रख सकते हो? आखिर हो सकता है कि आप बांध के रख सकते हो, लेकिन विचारों को तो नहीं बांध के रख सकते ना। कई ऐसे हमारे महापुरुष हम लोग के बीच में आए जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को आज हम साथ करके चलते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इस राज्य का एक पार्टी नहीं है, बल्कि एक विचार है जो इस राज्य के लोगों के मनस्थिति को जितना और जितने इनके भावनाओं का कद्र हम करते हैं, शायद ही कोई और इसको समझ पाता हो। जी बिल्कुल। झारखंड की अगर आप बात करें तो देश की लगभग 40% जो खनिज संपदा है वो यहाँ पर है झारखंड में। 24 डिस्ट्रिक्ट आपकी हैं। कई चैलेंजेस आपके सामने हैं। 2 आपके टेनेंसी एक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और दोनों काफी उनकी रिस्ट्रिक्शन बहुत टाइट है उनकी, कि ट्राइबल को जमीन दे सकते हैं। संथाल परगना एक्ट में तो ट्राइबल को भी परमिशन के साथ जमीन दे सकते हैं, डीसी अगर उसको अप्रूव करेंगे और पूरा उसके डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे। लगभग 70% जमीन आपकी इन एक्ट्स के तहत कवर्ड है। तो एक तरफ आप एक पुश लेकर चल रहे हैं कि हमने स्टेट को डेवलप करना है, दूसरी तरफ आपके ये एक्ट्स लागू हैं यहां पर, जिसके चलते दिक्कत आएगी कि हम जमीन कैसे दे पाएंगे, इंडस्ट्रीज कैसे यहां पर झारखंड में आ पाएंगी। तो ये चुनौती आपके सामने खड़ी है। बड़ी मुश्किल स्थिति में है आप मुख्यमंत्री बतौर, क्योंकि आपने एक तरफ जैसा आपने बताया कि ट्राइबल्स की राइट्स को भी ध्यान में रखना है, आदिवासियों के कल्चर को भी ध्यान में रखना है, और साथ में इस स्टेट को आगे लेकर जाना है ताकि उनका लाइफस्टाइल और उनकी जिंदगी जो है आगे बढ़ सके। तो इन सब चुनौतियों को आप कैसे संभालेंगे? कमल जी, देखिए, इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि ये जो एक्ट है वो हमारे विकास में बाधा है। जी, आज ये एक्ट है, एक्सिस्ट करता है, अभी पूरे राज्य में लागू है। ये जरूर है कि ये आदिवासी के हितों को लेकर के ये कानून बने, और कहीं हद तक ये सफल भी रहा, और कई हद तक थोड़ा उसमें लोगों ने उसे गलत इंटरप्रिटेशन भी करने का प्रयास किया, क्योंकि ये समूह एक ऐसा समूह देश का है जहां कई समस्याएं इनके साथ है। सामाजिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, बौद्धिक क्षमताएं नहीं, तो इन सब चीज से इसको कवर करने का एक प्रयास था। लेकिन इन कानूनों के बावजूद, इन एक्ट के बावजूद सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, उद्योग भी लग रहे हैं, और उद्योग लगे भी, खनन कार्य भी हो रहे हैं, चाहे वो संथाल परगना में हो या छोटा नागपुर में हो। कहां बाधा है? तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो टेनेंसी एक्ट हैं, इनके तहत किसी भी तरीके से कोई भी बाधा स्टेट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। अब मैं इस बात को नहीं मानता, बशर्ते आप, बहुत सारे लोगों ने जरूर उद्योग के नाम पर लोगों से जमीन ठगने का प्रयास किया है,
अगर ऐसे लोग आएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो चीजें, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे चीजों पर ही हम आगे क्यों काम करें। आज हम बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना कि लोगों को हम पर विश्वास है, और इस विश्वास के साथ हम भी अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा पाते हैं कि जहां इन कानूनों के बावजूद आज विकास के पैमाने पे, आज देख लीजिए भारत सरकार कई बड़े बड़े सड़कों को यहां बनाने का काम कर रही है, रेल प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, रिजर्वायर्स बने। तो इसमें साधारण जमीन लोगों तक नहीं गई है, लोगों के नहीं गए हैं, बड़े पैमाने पे लोग विस्थापित हुए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन, चार बार लोग विस्थापित हुए, लेकिन बना। आज उन सब का लाभ उद्योग घरानों को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है ये कानून विकास को लेकर कोई बाधा है। और हम लोग बिल्कुल इस भावनाओं को अक्षुण्ण रखते हुए कैसे हम राज्य में एक संतुलित विकास का एक रास्ता बनाएं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हेमंत जी, आपने एक चीज तो देखी होगी, मुख्यमंत्री हैं आप राज्य के, कि चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, चाहे अलायंस की हो, एक मुख्यमंत्री की हमेशा कोशिश होगी कि मेरे राज्य की तरक्की हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ये मंशा हो कि तरक्की ना हो देखी जाएगी, ये तो मंशा हो ही नहीं सकती। तो इस मंशा के साथ अभी पिछले महीने जब आप डावोस गए थे, तो आप एक सडन चेंज नजर आया झारखंड में कि आप डावोस जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। झारखंड के बारे में एक सब जगह पर एक प्रोजेक्शन आती है कि झारखंड जो है वो डेवलप कर सकता है, झारखंड की तरफ इन्वेस्ट कीजिए, झारखंड में टूरिज्म आना चाहिए, झारखंड तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। डावोस जाने के पीछे आपका क्या मकसद था, वहां पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, झारखंड की क्या परसेप्शन थी, क्या बदलाव देखा आपने? डावोस का जो वैश्विक मंच था, मुझे लगता है कि आप सभी लोग उससे वाकिफ हैं। एक कहा जाए कि वो मंच अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा मंच जहां आपको अपने राज्य के संदर्भ में, राज्य के अनुरूप उस जगह पर आपने बताया नहीं, अगर आज की दुनिया में कोई भी मैटर करता है वो डावोस में आते हैं जब डावोस का समिट होता है, तो झारखंड का भी वहां पहुंचना एक बहुत बड़ी बात। ये बात सही तो क्या है। सोचकर ये पहली बार, यहां तक कि हम कहें कि हमारे इस रीजन से शायद कोई गया हो जी, इस बार पहली बार झारखंड को एक ऑफिशियल कंसेप्ट में हम लोगों ने वहां अपना उपस्थिति दर्ज कराई है। और चूंकि प्रयास पहले से भी था, क्योंकि देश का अर्थव्यवस्था में झारखंड का एक बहुत बड़ा योगदान है। 40% के लगभग खनिज संपदा को लेकर हम बैठे हैं। तो हमने इस संदर्भ में थोड़ा सा एक संतुलित विकास को लेकर एक विश्वव्यापी मंच पे भी जाने का एक विचार बनाया। और वहां जाने के बाद बहुत सारे ऐसे समूहों से भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। जहां मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर एक्सपीरियंस हमें वहां समझने जानने को मिला। क्या महसूस किया आपने कि झारखंड के बारे में क्या परसेप्शन थी? इस मामले में तो हम फिलहाल भी पहले भी बहुत अग्रणी रहे हैं जी, आज भी हम कहेंगे कि हम उस मामले में अग्रणी हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी की बात वहां बड़े पैमाने पे चला, सस्टेनेबिलिटी पर बहुत बड़ा चर्चा हुआ।
अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो आपको बताएं कि इस देश में पहला ये राज्य है जहां थर्मल पावर पर लगभग 95% प्लस हम लोग आज दो पावर प्लांट से पावर जनरेट कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हेमंत जी कि जिस राज्य में देश की नंबर 1 कोल रिजर्व हो, कोल की संपदा हो, आप ग्रीन एनर्जी को आगे पुश करें, ये एक आगे सोचने वाला विजन है। ये मैं बताना चाहूंगा कि हम जैसे ग्रीन एनर्जी, फॉसिल फ्यूल जल्द से जल्द अब खनन कार्य बंद हो, जल्दी से जल्द ये फॉसिल फ्यूल खत्म हो, इस पर केंद्र सरकार और देश में ये चर्चाएं हैं कि इससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। आज हम लोग थर्मल पावर बना रहे हैं 95 प्लस ग्रीन एनर्जी के साथ, तो इसमें कोयला कहां प्रदूषित हुआ? वो तो बिल्कुल क्लीन एनर्जी के साथ हम लोग उसको यूज में लाए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आज बहुत नहीं, आपने क्या बताया कि कोयले को क्लीन तरीके से यूज किया गया। बिल्कुल हम कर सकते हैं, स्मोकलेस आप एनर्जी बना सकते हैं, जो आज हम बना रहे हैं, जिसमें कोयले का यूज होगा लेकिन किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करेगा या वातावरण को नहीं बिल्कुल किसी भी तरीके से डैमेज करेगा। तो इस तरीके से कौन जानता था कि बैटरी से गाड़ी चलेगी? कौन जानता था कि सोलार से प्लेन भी चलेगा? कौन जानता था कि आज हाइड्रोजन से हम गाड़ियां चलाएंगे, रेल चलाएंगे? आज कंटिन्यूअस इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, आते जाते हैं। तो हम भी इनोवेटिव आइडिया के साथ अपने रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या रिस्पांस मिला वहां पर आपको डावोस में? हाँ? क्या रिस्पांस मिला वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कि हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट हमें देखने के लिए मिला। हम लोग के देश में ही कई उद्योग घराने हैं जो इन सब चीजों में काफी आगे हैं। टाटा है, महिंद्रा टेक है और जिंदल उंदल हैं। काफी लोगों से हम लोग की वहाँ बहुत अच्छा एक डिस्कशन हुआ और जो मोटा मोटी जो लग रहा है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट के एक उसके आसपास हम लोगों ने एक चिन्हित भी किया है कि इन सब जगहों पर हम लोग चीजों को आगे कैसे बढ़ाएं। इस पर हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट काम एक हर राज्य में बड़ा इसको लेकर कंट्रोवर्सी होती है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे MOU साइन होते हैं, लेकिन शायद वो रियल इन्वेस्टमेंट में कई दफा ट्रांसलेट नहीं हो पाता, हम लोग नहीं बन पाता। हम लोग उन सब चीजों में अब तक सुरक्षित हैं जी। आज हम लोगों ने कोई ऐसा, आपको पता है आज हम लोग ग्रीन एनर्जी की हम लोग अब प्रोडक्शन में आ चुके हैं। देश में पहला ये प्लांट है जो हमारा पतरातू थर्मल पावर जो हमारा था, जो अब NTPC के साथ हम बना रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं वो, और नॉर्थ कर्नपुरा एक NTPC का अपना थर्मल पावर है। दूसरा, हाइड्रोजन बेस्ड इंजन भी देश में पहली बार हम लोग झारखंड में ही उसको बना रहे हैं। टाटा और टाटा कमिंस के साथ ज्वाइंट वेंचर पर यहाँ वो मुझे लगता है अभी तो ट्रायल पे चल रहा है, बहुत जल्द वो भी देश के समक्ष आएगा। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि तकनीक और मौजूदा चुनौती को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से हमारे जो यहाँ उद्योग घराने के समूह हैं वो भी इस दिशा में आए हैं और हम लोग भी उनके साथ पूरे कॉर्पोरेशन के साथ चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डावोस का जो प्रोग्राम था, एक तो पहली बार हम लोग गए, कई ऐसे राज्य हैं जो 15 साल 10 साल से जा रहे हैं और वहां जाने से कई सारी चीजें उन्होंने अपने राज्यों के लिए भी एक बेहतर दिशा को चयन करने में उनको सफलता मिली। चूंकि अब हम लोग पहली बार गए हैं तो अब चूंकि ये हर साल होना है और कोशिश होगी कि अगले साल भी हम लोग जाएं। तो ये धीरे धीरे चीजें, पहली बात तो भाई झारखंड भी आया वहां, तो झारखंड के पास क्या है आज, तो हमारे पास वो चीजें हैं जो कई राज्यों में नहीं है। हमारे यहाँ यूरेनियम भी है, हमारे यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स
मोटा मोटी लोहा कोयला तो हम जानते हैं, आज हमारे यहाँ सोना भी निकलता है, आज हमारे यहाँ कॉपर भी निकलता है, आज हमारे यहाँ कई माइका तो है ही, अमरल जैसे ज्वेलरी ये को बढ़ावा देने के लिए कई सारी चीजें हैं। तो हमारे यहाँ जो आंतरिक संसाधन हमारे पास है वो बहुत बड़े पैमाने में फैला हुआ है, और इसके लिए अगर सही तरीके से इसका अगर हम लोग एक बिजनेस मॉडल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक लंबे समय के लिए इस राज्य के लिए एक बेहतर और मजबूत दिशा की ओर हम लोग आगे ले जा सकते हैं इस राज्य। हेमंत सर जी, डावोस के बाद आप ऑक्सफोर्ड की तरफ भी गए, वहां पर आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी टाइप्स की बात की, एजुकेशन के ऊपर आपका इस वक्त बहुत जोर लगा हुआ है जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सफर रहा जी। गए तो थे हम लोग डावोस के प्रोग्राम को लेकर, हाँ जी। डावोस के बाद फिर थोड़ा इंग्लैंड चले गए, चूंकि वहां हम लोगों ने वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है, ये देश का पहला ये राज्य है जहां लंदन में हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार देती है। 25 बच्चों का हर साल लंदन के अलग अलग कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे हमारे बच्चे वहां हैं। एक मुलाकात के लिए हम लोग वहां गए तो उस देश में भी इस प्रोग्राम को लेकर वहां के सरकार ने काफी उसको सराहा भी, और इनफैक्ट और इस तरीके के कार्यक्रम को चलाने के लिए उन्होंने भी हमें काफी सराहा, और आगे भी शायद हम लोग और प्रोग्राम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उच्च शिक्षा के लिए उन देशों में जाएंगे। एजुकेशन के ऊपर आपका काफी जोर है, क्योंकि हर राज्य में हर जगह पर ये चैलेंज तो है ही कि नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां कैसे मिलेंगी, कौन से हमारे पास स्किल सेट होंगे जिससे नौकरियां मिलेंगी। आपकी गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम भी आप लेकर आ रहे हैं, आप कई सारी स्कीम्स लेकर आए हैं कि किसी तरीके से हम एजुकेशन की तरफ और ज्यादा शिफ्ट हों। और जैसा जैसा पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, अगर आप मिडिल ईस्ट के देशों को देखें कि कितना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जोर लगा रहे हैं, तो आपके सामने भी ये एक चुनौती है कि एक तरफ खनिज जो संपदा है वो यहां पर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने एडवांस्ड फ्यूचर एजुकेशन की तरफ भी फोकस करना है। हमने खनिज संपदा से इतर थोड़ा हमने सोचा कि 100 साल से अधिक हो गए हम लोग खनिज संपदा के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं जी। और इन 100 साल में मुझे कोई ऐसा झारखंड का परिवार नहीं दिखा, यहां का मूलवासी आदिवासी नहीं दिखा जो पावर प्लांट चला सके, जो स्टील प्लांट चला सके, जो यहाँ के खनिज संपदा है उसको लेकर कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टैब्लिश कर पाए, नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, कहीं कहीं कुछ नीतियां ऐसे बनी जहां यहाँ के लोग, कहा जाए कि इस खनिज संपदाओं को उससे एक जो व्यावसायिक व्यवस्था खड़ी होती है उसमें एक मजदूर के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में काम करने के अलावा इससे ज्यादा इनके हाथ में कुछ आया नहीं। क्योंकि झारखंड प्रदेश में शिक्षा की भी व्यवस्था थोड़ी, कहा जाए कि नीतियां ऐसी बनी कि स्कूल, एक समय ये रहा कि यहां पर स्कूलें बंद की गई, अब तो थोड़ा सा स्कूल से लेकर के कॉलेज से लेकर के हायर एजुकेशन तक एक अलग अलग सेटअप में हम लोगों ने एक मजबूत पिलरिंग शुरू कर दी है। उसमें स्कूलें बड़े पैमाने पर खोले, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हम लोगों ने खोले, इंजीनियर मेडिकल की तो बात ही ना करें, डिग्री कॉलेज तक की स्थिति बहुत दयनीय रही। और इस बार हमारा प्रयास है कि इस टेन्योर में हम लोग प्रखंड स्तर में हम लोग डिग्री कॉलेज तक
कंप्लीट कर लेंगे और अनुमंडल स्तर पर एक बड़ा महिलाओं को लेकर बच्चियों को लेकर शिक्षा संस्थानों को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो एक रूपरेखा पहले से ही बनी हुई है, जहां हम लोगों ने बड़े रोबस्ट तरीके से उसको जमीनी स्तर पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। और उसके बाद चूंकि हम लोग एजुकेशन को सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि हम उनको इस तरीके से डेवलप करने का हमारा प्रयास है कि देश दुनिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव प्लेस पर वो अपना स्थान बना पाए। करने के लिए तो जी झारखंड में बहुत कुछ है। आपने माइनिंग टूरिज्म की भी बात की कि जो माइंस खाली हो चुकी हैं वहां पर क्या क्या किया जा सकता है। टूरिज्म पार्क लगाए जा सकते हैं, अम्यूजमेंट पार्क लगाए जा सकते हैं, जहां पर खदान खाली हो चुकी है वहां पर लेक्स बन सकती हैं, कई कुछ हो सकता है। पोटेंशियल बहुत है यहाँ पर झारखंड में। लेकिन बीच में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग वो भी हुई थी जब आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे। वहां पर आपने एक बात कही कि अगर एक बुलॉक कार्ट हो या एक कोई बैलगाड़ी हो, उसके 2 पहिए हों और पीछे एक हल जोत रहे हों और आगे 2 बैल हों, तो उनको साथ साथ ही चलना पड़ेगा उस एक हल को जोतने के लिए। मैं बात कर रहा हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। केंद्र सरकार से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप कई दफा ये कह चुके हैं कि हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रहा जो हमारे को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो शायद कोई ऑडिटिंग में प्रॉब्लम होगी, शायद उन्होंने कोई कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं सबमिट की होगी, लेकिन जो बाकी राज्यों को मिल रहा है झारखंड को भी मिल रहा है। लेकिन साथ में आपने ये बात भी कही कि दोनों पहियों को साथ साथ चलना पड़ेगा, तो क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई जैसे घर में पति पत्नी झगड़ा करते हैं, इस टाइप से। अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो नमक में 2 बूंद किरासन तेल डाल दो खाना में, खत्म खाना। तो ये उस टाइप वाली बात हो गई। देखिए, हमारा देश एक संघीय ढांचा पर आधारित और चलने वाला देश है, और इसी संघीय ढांचा को लेकर के पूरा दुनिया में हमारी एक अलग पहचान भी बनती है, और इसी संघीय ढांचा का लोग लोहा भी मानते हैं कि अलग अलग सरकारें, अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, रंग भेद, अलग बोलचाल, खान पान, सब चीज। आप देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जो अपने बोलचाल पर अलग है, खान पर अलग है, रंग रोगन पर अलग है। तो वैसा ही है इस राज्य में, उसी संघीय ढांचा का एक नमूना हम भी हैं कि इस देश का एक अंग हम भी हैं। और 5 अंगुली एक बराबर नहीं हो सकता। अगर 5 अंगुली एक बराबर हो गया तो आप समझ सकते हैं उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप हैंडीकैप्ड कहेंगे। तो आज ये बहुत बड़ी बात है कि 5 अंगुलियां अलग अलग होने के बावजूद होता है, तभी हाथ मजबूत होता है। तो आज इस देश का एक हिस्सा होने के नाते देश तभी मजबूत हो सकता है जब राज्य मजबूत होगा, और राज्य तभी मजबूत हो सकता है जब हमारे गांव मजबूत होंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट मूल मंत्र लेकर चलता हूं अपने राज्य को लेकर के। हमारा गांव मजबूत नहीं होगा तो हमारा शहर मजबूत नहीं हो सकता। नहीं तो क्या आपको लगता है कि केंद्र से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा? और केंद्र सरकार के साथ नुरा कुश्ती होती रहती है, चलता रहता है, वो कम बेसी वो सब नोक-झोंक चलते रहेंगे। क्योंकि हम गैर केंद्र शासित राज्यों के हिस्से हैं, डबल इंजन की सरकार यहां नहीं है। डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी कभी, लोगों ने बहुत बुरा तरीके से उसको नकारा, एक बार नहीं 2-2 बार। तो जनता की ही आवाज है। लेकिन केंद्र और विपक्ष बात झारखंड के ऊपर डाल देते हैं कि फाइनेंस कमीशन का एक फॉर्मूला सेट है कि जो सेंट्रल टैक्सेस है उसमें से हर राज्य को किस प्रोपोर्शन में पैसा जाएगा। 4% के करीब बिहार को जाएगा, 3.3%, 3.4 जो है वो उड़ीसा को जाएगा, 3.3 आपके पास आएगा। तो लगभग ये एक फॉर्मूला जो सेट है, उनका ये कहना है कि जो पैसा आता है उस पैसे का बार बार आने के लिए जो पैसा एक बार आता है उसकी एक रिपोर्ट वापस आएगी। अगर उस रिपोर्ट में सब कुछ ठीक होगा तो अगली जो इंस्टॉलमेंट है पैसे की वो आपके पास आएगी। लेकिन अगर वो रिपोर्ट वापस नहीं आई तो अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी और फिर कहा जाएगा कि पैसे नहीं दिए गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है।
देखिए, सभी चीजों के पास सभी चीजों का एक अपना दायरा है। हर चीज का एक लिमिटेड बॉक्स है, तभी सरकार बजट पर काम करती है। हम लोग भी एक बजट पे काम करते हैं, केंद्र सरकार भी एक बजट पे काम करती है। अनलिमिटेड बजट नहीं हो सकता। विद इन द बजट ही आपको पूरे देश को चलाना है, और सब में सबकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित है। ये नहीं है कि आप परफॉर्मेंस के आधार पर आप किसी को कम दे रहे हैं या अधिक दे रहे हैं। आज तो केंद्र सरकार की नीति ही बड़ा विचारणीय हो जाती है कभी कभी, कि आज किसको किस जगह पर किस प्रपोर्शनेट के साथ आप सपोर्ट करते हैं। आज इसलिए हम लोगों ने भी कई चुनौतियां ली है। ये था कि जीएसटी आने के बाद तो राज्य के जो रिसोर्स जनरेट करने का ताकत था वो तो आपने छीन लिया, हमारी रीढ़ की हड्डी तो आपने निकाल ली। हम खड़ा होंगे कैसे? और एक सुनियोजित तरीका है कि एक ऐसा फार्मूला लगाओ कि जहां राज्य को केंद्र के सामने गिड़गिड़ाना पड़े हमेशा। जो कभी राजा महाराजाओं के बीच में हुआ करता था कि भीख मांगो तभी आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन व्यवस्था अगर इस तरीके से लोगों के विचार हैं तो ये भी एक गलत विचार है। आज उनके इस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या ये सब जो मांग और डिमांड की बात है, हम तो कहें कि जो केंद्र शासित राज्य है जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां कितने लोगों ने कितने उनके एनओसी उन्होंने केंद्र को भेजा है। जरा आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पिछले साल आप एक रिपोर्ट भी निकालने वाले थे जिसमें आप ये सारा ब्यौरा देने वाले थे कि किस तरीके से पैसा आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, या क्या दिक्कत आ रही है। वो रिपोर्ट कहां तक? नहीं, बिल्कुल। आज हमारा केंद्र सरकार के साथ वो तो सीधी सी बात है कि आपको संसाधन या आर्थिक सपोर्ट के मामले में आज किस तरीके से बोझ कंधे पे डाला जाता है। केंद्र सरकार हमारी बोझ कम करने के लिए प्रयास तो नहीं करती है। आज जीएसटी आने के बाद दो तरीके का इंपैक्ट पड़ा। जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसको नुकसान हुआ, जो कंज्यूमर स्टेट है उनको फायदा हुआ। ये राज्य कमोवेश प्रोड्यूसिंग स्टेट रहा। हमसे अधिक जीएसटी में बेनिफिट हमारे पड़ोसी राज्य बिहार को हुआ। ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर, ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन है, कंज्यूमर ज्यादा है वहां, प्रोड्यूसिंग जैसे हमारा, इसलिए उसका जो फाइनेंशियल कमीशन ने जो प्रोपोर्शन बनाया वो ज्यादा बनाया हुआ है क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या नहीं है, वो इम्पैक्ट ही ऐसा पड़ा कि जो यहाँ टैक्सेस लगने हैं, जहां बिकेगा आखिरी पॉइंट पर वहां उसको टैक्स ये मिलेगा जी। अभी तो वो सारी चीजें देखिए, केंद्र ये बात जरूर है कि नीतियां ऐसी रखी गई है कि आप आर्थिक परेशानियां राज्यों को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। राज्य सरकार अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाने का प्रयास करती है। और आज आप देखेंगे कि आज हम लोग अपने चैलेंज पर, प्रधानमंत्री आवास चुनाव के वक्त इन लोगों ने बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया, बल्कि हमें जो मिलने वाला कोटा था प्रधानमंत्री आवास का, वो डबल इंजन की सरकारों में चला गया। हमारे कोटा को दूसरे राज्यों में दे दिया गया। फिर बाद में जब हम लोगों ने कहा कि तुम नहीं दोगे तो राज्य सरकार तो जिम्मेवार है गरीबों के प्रति, आज उनके वजह से हमें अबू आवास जैसी योजनाएं चलानी पड़ी, जहां फुल फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट स्कीम चलाती है। आप दो या मत दो, हम तो रिस्पॉन्सिबल है, आज हमारी जिम्मेवारी है। तो आज हम, ठीक है, अगर आपका सपोर्ट होता तो ये गरीबों तक हो सकता है कि 5 साल 10 साल के अंदर हम सारे गरीबों को आवाज पहुंचा देते। हो सकता है आपने इस ताकत के बल पर हमें 20 साल लगेंगे, लेकिन हम करेंगे जी, क्योंकि हम संकल्पित हैं और हम अपने क्षमता, अपने पैरों पर हम इस राज्य को भी
देखिए, ये राज्य आज तक सिर्फ देता आया है, इसको मिला कुछ नहीं। आज भारत सरकार को पूछिए कि इसको रेवेन्यू कितना मिलते हैं राज्य सरकार से, झारखंड प्रदेश से। रेल का सबसे अधिक अगर रेवेन्यू आता है तो झारखंड प्रदेश से आता है, और रेल में हमारे स्टेट में रेल नेटवर्क जो पब्लिक लोगों को आने जाने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है। तो खैर ये चुनौती सारे जो राज्य है जहां पर ऑपोजिशन की सरकारें हैं वहां पर चुनौती ये आ रही है, जहां पर केंद्र का ये कहना होता है कि हम कई स्कीम्स लागू कर रहे हैं, कई चीजें लेकर आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन राज्यों से आता नहीं हो रहा। तो ये मेरे ख्याल से, जैसा आपने कहा कि ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी आपकी। लेकिन इसी बात पर मेरे को एक चीज का ख्याल आ रहा था कि जो इस बार जो पद्मा अवार्ड दिए गए उसमें शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण से नवाजा गया उनको, लेकिन मेरे ख्याल से यहां पर क्या एक ऐसी मांग थी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, और उस विचार के पीछे क्या उनका तर्क है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा बिल्कुल इसमें स्पष्ट मानना है कि आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी सिर्फ एक एमपी एमएलए सांसद नहीं, बल्कि एक ट्राइबल आइकन के रूप में उनको हम लोग देखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको पहचानने के लिए कोई परिचय देने की आवश्यकता है। आज ग्लोबली उस व्यक्ति का अपना एक, भले ही लंदन, यूके, अमेरिका ना गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जरूर लोग एक्सेस करते थे। तो मुझे लगता है कि इनको बेहतर सम्मान दिया जा सकता था, और जो इनका पैरामीटर है, जो कैसा इन लोगों ने फिक्स किया है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि और बेहतर दिया जा सकता है। हेमंत जी, शिबू सोरेन जी बहुत बड़े ट्राइबल लीडर थे, और उनकी पहचान सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं थी। चाहे बिहार ले लें, चाहे छत्तीसगढ़ ले लें, चाहे बंगाल ले लें, चाहे उड़ीसा ले लें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो छाप थी वो इन सब इलाकों में थी, आज भी है। अभी पीछे आप असम गए, आप अपर असम गए, तिनसुकिया की तरफ गए, वहां पर टी एस्टेट्स में जो ट्राइबल्स हैं, उनकी आदिवासी जनजाति जो वहां पर लोग थे, उनके बीच में आपने एक बहुत बड़ी रैली की, वहां पर एक बहुत बड़ा आपने सम्मेलन किया। आपको यहां से वहां असम जाकर इतनी बड़ी एक सम्मेलन को करने की क्या जरूरत पड़ी? कहा यह भी जाता है कि हेमंता बिस्वा जी जब यहां पर इलेक्शन हो रहे थे तो वो को इंचार्ज थे, तो आप हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं उनके गढ़ पर पहुंचे, वहां पर आपने बहुत बड़ा सम्मेलन किया। क्या सोच थी उसके पीछे? कमल, ये देखिए, असम जाना कोई हमारे लिए अचानक होने वाली घटना नहीं है। असम हमारे आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी अक्सर वहां जाया करते थे, और वहां के आदिवासियों के हितों को लेकर के उन्होंने वहां भी आवाजें रखी अपनी, और लंबे समय से अलग अलग राज्यों से लोग हमसे मिलने भी आते हैं कि हमारे लिए या उनके जो डिमांड्स हैं अपने अपने राज्यों में, विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोग, उनके अपने जो अधिकार हैं उनको लेकर जो उनका आंदोलन रहता है, उसको लेकर लोग मिलते रहे हैं। और मुझे लगता है आदरणीय गुरुजी के स्वर्गवास के बाद उनके श्रद्धांजलि सभा में पूरे देश भर से आदिवासियों ने वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान में भी लगभग देश के अलग अलग कोने से आए लोग
से हमारी उस समय मुलाकात भी हुई थी। असम, अरुणाचल हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, राजस्थान हो, गुजरात तक से लोग आए थे। सभी लोगों ने हमसे मुलाकात की। तो कई सारे लोगों ने धीरे धीरे, अब लोग और भी बातें कर रहे हैं कि हमें अपने अस्मिता के लिए, अपने पहचान अक्षुण्ण रखने के लिए एक मजबूत कदम उठाने चाहिए। और असम में, चूंकि असम हमारे लिए कोई नया नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि पूरा देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के कंधे पर है। अगर आदिवासियों ने हाथ खींच लिया तो देश का चाय बागान बंजर हो जाएगा। तो हेमंत जी, क्या आप अपने आप को झारखंड या झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां तक सीमित रखना चाहेंगे, या आप अपने आप को एक ज्यादा बड़े आदिवासी नेतृत्व में भी देखना चाहेंगे? मैं लीडर बनने नहीं आया हूं। लीडर बनने के लिए बहुत संघर्ष और वो सब यदा कदा एक आध लोग होते हैं। जैसे गुरुजी हर गली मोहल्ले में नहीं पैदा होंगे, तो वो लोग सदियों में एक आध लोग निकलते हैं। तो हम लोग जरूर उनके विचारधारा को कैरी करते हैं और उन्हीं के आइडियोलॉजी का हम लोग पार्ट भी हैं। मुझे लगता है उनके आइडियोलॉजी को कई लोग को काफी ये होता होगा कि पसंद होगा, शायद इस वजह से वो लोग हमसे कनेक्ट करते हैं जी। और तो मुझे लगता है कि लोगों ने हमें बुलाया, हम गए और वहां जो आदिवासी भाइयों का जो हम लोगों ने व्यथा देखी, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों की तरह सलूक आज के दिन में बदस्तूर आदिवासियों के साथ। आज अंग्रेजों ने बड़े सुनिश्चित तरीके से बंदूक के नोक पर बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसमें बिहार की बात कहें, आदिवासियों को बंदूक के नोक पर किसी को बंगाल जाके पटक दिया चाय बागान में, असम में पटक दिया, अरुणाचल में पटक दिया, साउथ में पटक दिया, अलग अलग जगह जहां कॉफी चाय बागान होते हैं। आज वहां पर बदस्तूर लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि ये आदिवासी हैं। लेकिन आदिवासी, वो उनको दर्जा देना उनके विचार में नहीं है, उनके सोच में नहीं है। तो ये तो बड़ा विचित्र बात है। तो आज हमने इस कदम पर पहले भी मैंने पत्र भी लिखा है असम सरकार को इस संदर्भ में विचार करने के लिए, और आगे भी इस विषय पर हम लोग जहां जहां झारखंड के लोग हैं, कम से कम मैं उन लोगों तक उनकी चीजों को समझने, जानने और उनके अधिकार पर जरूर हमारी चिंताएं हैं। हेमंत जी, सवाल तो बहुत सारे हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन कुछ चीजें आपसे जल्दी जल्दी पूछना चाहेंगे कि एक तो पंचायत एक्सपेंशन के बारे में मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले बीच में एक बहुत बात यह चली कि आप दिल्ली गए हैं, बीजेपी से शायद कोई बातचीत हो सकती है, और जो अभी हम डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे कि शायद कभी भविष्य में डबल इंजन की सरकार जैसी स्थिति यहां पर बन सके। लगता है आपको कि अगर झारखंड की डेवलपमेंट की बात होगी तो आप इस चीज के लिए ओपन होंगे, या ऐसी बात नहीं है और ना हो सकती है? देखिए, ये सब राजनीतिक शगुफे हैं, वो सब उड़ते रहेंगे। इसको उड़ाने वाले भी एक गिरोह सब अपने सक्रियता में लगा रहता है, उसका भी एक अपना रोजी रोटी है। उसमें दो तीन चीजें जुड़ गई। एक तो ये बात आई, साथ में वो आगे जो ऑक्सफोर्ड में आपने कहा कि दो पहिए जो हैं वो साथ साथ चलने चाहिए, तो और साथ में जो आप कह रहे हैं, देखिए, मैं विदेश में गया, मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता जी। ये हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़ लेंगे। बिल्कुल। दूसरे के सामने लड़ने से लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे,
हासिल कुछ नहीं होगा। जो भी लेन देन बंटवारा करना है हम अपना इन हाउस करें, ज्यादा बेहतर है। बाहर अपनी कमजोरी दर्शाना बेवकूफी है। लेकिन आपकी अलायंस पार्टनर कांग्रेस है और बीजेपी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो देश के बारे में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो आपके अलायंस पार्टनर के होने के देश के बाहर जाता है, कौन कौन क्या बोलता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं क्या करता हूं इस पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी लाइन है, आपका अपना अपना। अब हम लोग गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हमारी एक दल है, कांग्रेस एक दल है, आरजेडी एक दल है, वाम दल है। सबके अपने अपने ट्रैक्स हैं, अपने अपने रास्ते हैं। जी हेमंत जी, 2 दिन पहले ही आपकी सालगिरह भी थी और हमारी सबकी तरफ से आपको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्पना सोरेन जी बहुत का बहुत ज्यादा सहयोग आपके पास रहा है। कल्पना जी ने भी इंजीनियरिंग की है, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, आपने अपनी इंजीनियरिंग शुरू करके पूरी नहीं की आपने। हाँ, तो लेकिन आपकी इंजीनियरिंग सोच के बारे में बहुत बात होती है यहाँ पर। नहीं, ये बात जरूर उन्होंने एमटेक कर ली उन्होंने। हाँ, वो उन्होंने कर लिए, उन्होंने मैनेजमेंट भी किया है जी। लेकिन बताया जाता है कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, आपको शौक है बैडमिंटन हाँ, खेलने का, किताबें पढ़ने का आपको बहुत शौक है। टाइम मिलता है आपको? आप 38 की उम्र में ही आप मुख्यमंत्री बन गए थे झारखंड के पहली बार। इतनी यंग उम्र में, अभी भी खैर कुछ ज्यादा नहीं हुई है आपकी उम्र, 50 साल के हैं आप अभी। नहीं, ये बात जरूर है कि हम लोग ऐसे समूह का नेतृत्व करते हैं जो बहुत निरीह और कमजोर है। बहुत कम समय है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है जी। तो अपनी कदमों को उसी रफ्तार के साथ लेके चलना पड़ता है। और आज कई तूफानें आई, कई चुनौतियां झारखंड के सामने आई। कई बार तो लोगों ने कहा कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो सफाया हो गया। लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का ऐसा पहाड़ के रूप में खड़ा है, कोई झारखंड पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। तो आज हम लोग जितना इस राज्य को अपना मानते हैं, जितना इसके बारे में हमारी चिंताएं हैं, आज गांव में आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि लोगों के जो सोचने, समझने, बोलने की जो ताकत है, धीरे धीरे काफी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। हेमंत जी, बहुत सारे सवाल रह गए लेकिन समय खत्म हो रहा है। तो लेकिन जाते जाते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक तरफ विकसित भारत 2047 की बात है और दूसरी तरफ उल गुलाम 2050 झारखंड का विजन जो आप लेकर चल रहे हैं। अगर आप सीधे हमारे को 2050 में झारखंड में ले जाएं तो क्या विजन दिखाएंगे आप हमारे को? देखिए, 2050 को लेकर के हम लोग विशेष रूप से अभी उसका एक हम लोगों ने आउटलाइन ड्रॉ किया है। पूरा डिटेलिंग अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम 2050 तक इस राज्य में जो रोने बिलखने की स्थिति है, कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की दिशा में वो बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और जो एक मजदूर प्रधान राज्य है, ये अपने पैर पे खड़ा होगा। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत सारी चीजें रह गई। हेमंत जी, राउंड 2 में न्यूज 18 इंडिया पर फिर आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया। आप लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, डायमंड स्टेट समिट झारखंड में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी।